Hi viewers, Assalamu alaikum. Yasser Ali in front of you, and today the topic which will be under discussion that will be gerund or a verbal noun. In my previous tutorials, in part 1 and part 2, we had pretty well discussion about a gerund or a verbal noun, but in the third tutorial, I will definitely talk about the sentences and the usages and the functions of a gerund. तो आइए हम अपने functions यानी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक वही सेम gerund और a verbal noun. अच्छा, दो फार्मूलाज मैं दोबारा आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा. टू इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको याद होगा पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपके सामने रखे थे. और फार्मूला नंबर 1 जो था वो था एक फार्मूला नंबर 1 और एक फार्मूला नंबर 2. These two formulas are very very important to know or to get to the essence of a verbal noun. देखिए व्यूअर्स, मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर आपको मिल जाए और उनके साथ आपको मिल जाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, तो आपको इस कम्बिनेशन से जो मिलने वाली चीज़ है वो जेरंड नहीं होगी. दैट विल प्रोड्यूस अ पार्टिसिपल. और आईएनजी में आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है. और अगर इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में मैंने ये कहा था कि मेन वर्ब से मुराद कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्म आ जाए, यानी आपको मेन वर्ब के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मिल जाए तो याद रहे कि आपको मिलने वाली चीज़ जो होगी दैट विल बी अ जेरंड. लेकिन मैं आगे चल के इसी फार्मूले में आपको एक वैरायटी और दिखाऊंगा. इधर मैं जान के ये लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड से अगर रखा जाए तो जेरंड ही प्रोड्यूस होगा. अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको जिसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ वो है फंक्शंस. अच्छा, सबसे पहले जो पहला फंक्शन है वो है जेरंड विल बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट. नंबर 1 एज ए सब्जेक्ट. अच्छा, गौर कीजिएगा व्यूअर्स, आपने इसको तसल्ली से देखना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं. Cooking is my passion. Cooking is my passion. What is your passion? अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो आने वाली चीज़ है वो है जेरंड, लेकिन आ किस प्लेटफॉर्म पे रही है? सब्जेक्ट. अच्छा, एक बात व्यूअर्स और भी दिमाग में आपने रखनी है कि जेरंड हैज़ गॉट डिफरेंट फंक्शंस. It will keep on traveling, sometimes at the beginning, sometimes as an object, sometimes as an object of preposition. ये मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैवल करेगा, लेकिन आपने एक दिमाग में बात रखनी है कि जिस स्टेज पर भी ये आ जाए इसकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी यानी जेरंड और वर्बल नाउन वाली है वो टाइटल इसके साथ कभी भी रिमूव नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अब आप गौर कीजिए कि इस जुमले के अंदर ये सारा जुमला तो आपका प्रेडिकेट है, आपको मैंने बताया था. अब यहाँ पर इस जुमले के अंदर जो आपका जेरंड है इट इज़ वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, लेकिन है जेरंड ही. मैं कहता हूँ smoking is not allowed here. What is not allowed here? Smoking is banned here. Smoking is not allowed here. Whatever you want to say. Not allowed here. So what is not allowed here? Smoking. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की जगह पर आने वाली चीज़ है वो है smoking, यानी कि gerund. तो ये आपका predicate. So over here your gerund is working as a subject. For example, fighting will not be tolerated within the academy premises. कि भाई स्कूल के या एकेडमी के प्रेमिसेस के अंदर झगड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पर आप जुमलों को शुरू में लगाकर जुमलों को बना सकते हैं. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसमें थोड़ा सा ये एक सवाल उठ सकता है. जैसे मैं कहता हूँ टीचिंग दोज स्टूडेंट्स was my job, was my duty. अब गौर कीजिए, यहाँ से तो मैं कहता हूँ प्रेडिकेट शुरू हो गया, लेकिन इस वक्त जो आपका फोकल पॉइंट है वो है सब्जेक्ट के तौर पर. तो आपका टीचिंग काम कर रहा है, जेरंड है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर ये जो दोज स्टूडेंट्स इसके साथ आपने अटैच किया, व्हाट इज़ दिस? ये जो आपने एक और चीज़ ऐड कर दी सब्जेक्ट के साथ जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये क्या है? अब इसको दो तरह से कहा जा सकता है. बाज़ लोग कहते हैं सब्जेक्ट विद इट्स ऑन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना तो हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट एलिमेंट. हम इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एलिमेंट
इसलिए कि दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस फॉर द एलाबोरेशन ऑफ समथिंग। और इस वक्त जो मैं और आप पढ़ रहे हैं वो जेरेंड है, और जेरेंड की एलाबोरेशन के लिए मैंने क्या किया, इस पार्ट को इंक्लूड किया। कि अगर मैं खाली ये कहता टीचिंग वाज माय ड्यूटी, तो कह सकता टीचिंग व्हाट और टीचिंग हुम इज़ योर ड्यूटी, किसको पढ़ाना, क्या पढ़ाना आपकी ड्यूटी है। तो उन सवालों को बंद करने के लिए मैंने क्या किया, इस एडिशनल पार्ट को डाल के, जो कि सब्जेक्ट की मदद के लिए है, इसलिए ये क्या बना, सब्जेक्ट एलिमेंट। आई होप कि यहाँ तक मसला क्लियर होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन पर लेकर जाता हूँ जेरेंड के, वो है एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट कि भाई जेरेंड ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे काम करेगा। तो गौर कीजिएगा व्यूअर्स, बड़ा आसान है। अब दो फार्मूलों को आपने गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है, मैं कहता हूँ आई लव टीचिंग, आई लव टीचिंग। अब गौर कीजिएगा, मैंने ये बताया था कि आपने कॉम्बिनेशन को देखना है। ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि मेन वर्ब के बाद आपका जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट काम तो कर रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म है वेदर इट इज़ वर्किंग एज ए मेन वर्ब और एज ए जेरेंड। तो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा कर आपके पास कॉम्बिनेशन ये आ जाए कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी। इस वक्त अगर आप गौर करें तो आपके पास मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनेट, और उसके बाद जो आपके साथ चीज़ प्लस हुई है वो है आईएनजी फॉर्म। तो अगर ये दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपको मिले तो मिलने वाली चीज़ क्या है आपके पास, जेरेंड। जैसे मैं कहता हूँ आई लव, सो आई एम आस्किंग व्हाट डू यू लव, आई लव टीचिंग। तो यहाँ पर टीचिंग जो है वो इसको एज एन ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर जेरेंड इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, इट विल बी लाइक दिस, शी हैज लर्नड। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब। एक्चुअली इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सवाल ये पैदा होता है, शी हैज लर्नड वर्ड, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। तो जब तक मैं यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ जो मिसिंग है उसे नहीं लगाऊंगा, द मीनिंग विल नॉट बी क्लियरर। तो मैं कहता हूँ शी हैज लर्नड कुकिंग, तो उसने क्या सीखा, कुकिंग। तो सवाल मैंने किससे किया, वर्ड से। सो शी हैज लर्नड कुकिंग। यहाँ पर जो आपका कुकिंग है, इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ दे आर एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अ सेंटेंस टू आईएनजी फॉर्म्स कैन बी यूज्ड। तो मैं इसका जवाब यही कहूँगा कि येस, टू आईएनजी फॉर्म्स कैन बी यूज्ड बट नॉट विद द सेम ग्रामेटिकल पोजीशंस। दोनों आईएनजी फॉर्म्स की ग्रामेटिकल पोजीशन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होनी चाहिए। अभी यहाँ तक जो आपने सवाल किया दे आर एंजॉइंग, तो इस वक्त अगर आप देखें आर हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म इसके बाद आ रही है, आर हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म इसके बाद आ रही है। तो साबित ये हुआ कि इस कॉम्बिनेशन से तो आपको पार्टिसिपल मिल रहा है लेकिन जेरेंड आपको नहीं मिल रहा। जेरेंड के लिए जो शर्त है वो ये मेन वर्ब के बाद लाना है आपने उससे। तो फॉर एग्जाम्पल आई से दे आर एंजॉइंग, तो आप कहते हैं दे आर एंजॉइंग व्हाट, मैं कहता हूं दे आर एंजॉइंग स्विमिंग, दे आर एंजॉइंग स्विमिंग इन द वाटर। अब गौर करना है कि दे आर एंजॉइंग स्विमिंग। अब स्विमिंग क्या है, इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब एक ही जुमले के अंदर दो आईएनजी फॉर्म, आपको पहली कॉम्बिनेशन के अंदर अगर इन दोनों को प्लस करें हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म तो आपको पार्टिसिपल मिल गया। और अगर आप इस ब्लॉक को यूं बना लें मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इस वक्त फोर्थ फॉर्म में, और इसको प्लस कर लें मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वाली जेरेंड है। तो उसका बड़ा आसान फार्मूला आपके मैंने लिख दिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या अगर आपकी आईएनजी फॉर्म आ रही हो तो वो आपको देगी पार्टिसिपल, जो कि ये वाली पार्टिसिपल है, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखिए मेन वर्ब के बाद आने वाली जो आईएनजी फॉर्म है यानी कि स्विमिंग, ये मेन वर्ब के बाद आ रही है, जो कि कॉम्बिनेशन में कंप्लीटली बहुत क्लियरली वाज़ेह है। सो दैट इज़ योर जेरेंड। तो मुझे उम्मीद है, और ये वाला पार्ट उसी तरह है कि अगर आप इसको कहें ऑब्जेक्ट, आप इसको ईओपी भी कह सकते हैं और आप इसको ऑब्जेक्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट एलिमेंट इसलिए कि जो पोर्शन लिखा गया वो ऑब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा गया। यहाँ तक
मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। और अब जो लास्ट फंक्शन मेरे पास आ रहा है, आई वुड लाइक टू डिलीवर दैट। मैं उस लास्ट फंक्शन को आपके सामने रखना पसंद करूंगा इस एरिया को मिटा के। एंड दैट इज़ द लास्ट फंक्शन एंड दैट इज़ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। शायद आपने पढ़ा हो प्रेपोजिशन इन, एंड, एट, ऑफ, लाइक दैट। तो उसे क्लियर करने के बाद ये लेक्चर ऑलमोस्ट अपनी इख्तिताम पर पहुँच जाएगा। और दैट इज़ द थर्ड फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन। तो हमारा जो जेरेंड है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी काम कर सकता है। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे मैं कहता हूं शी इज इंटरेस्टेड इन, शी इज इंटरेस्टेड इन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद जो है आपको एक ऑब्जेक्ट दरकार है। जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे, बाज़ औक़ात आप इसको कॉमन नाउन के साथ भी फिल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स तो भी ठीक है, लेकिन जेरेंड के लेक्चर में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं कहूँ कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन टीचिंग, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपका जो जेरेंड है इट इज़ सपोर्टिंग और इट इज़ गिविंग अ सपोर्ट टू योर प्रेपोजिशन, सो इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर प्रेपोजिशन। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूँगा एंड दैट इज़ दे आर अगेंस्ट। दे आर अगेंस्ट, तो अगेंस्ट इस वक्त आपका प्रेपोजिशन है और दे आर अगेंस्ट व्हाट, क्वेश्चन सेम होगा। दे आर अगेंस्ट व्हाट, तो ऑब्जेक्ट की जो जगह है हमारे पास वो है खाली। अगर मैं कहूँ दे आर अगेंस्ट फाइटिंग, सो दैट इज़ योर प्रेपोजिशन विच इज़ सपोर्टिंग योर प्रेपोजिशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्लियर है और आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह in my next tutorial I will come up with a new thing. Thank you.